हेलो। हम अभी क्लास 9th और 10th का कुछ कंबाइंड्स केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। देखो, जो हमारे 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा था वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से मैंने कलेक्ट किया है, उसी को मिक्स करके और मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ केमिस्ट्री का यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसको बेसिक केमिस्ट्री के नाम से हम लोग कर रहे हैं। मैंने एक रफ आइडिया ऑफ केमिस्ट्री के अबाउट लाया है। तो केमिस्ट्री में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, इट इज़ स्टडी ऑफ व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इट इज स्टडी ऑफ नेचर ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ properties of substance, properties of substance। तो अगर हम सब्सटेंस की बात करें, मैटर की बात करें, मैटर जो भी बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनता है। इट इज formed by very a small particle, very a small particle that is called particles, that is called atom, that is called atoms और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हो या एटम्स, इसका सबसे फर्स्ट आइडिया, एटम्स का जो फर्स्ट आइडिया था, दैट इज गिवन बाय डॉल्टन। दैट इज साइंटिस्ट ने डॉल्टन, डॉल्टन साहब ने जो एटम के बारे में आइडिया बताया वो एटॉमिक, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आया कहलाया। एटम्स को उन्होंने जो स्मॉल पार्टिकल्स में सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाया। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होता है, आगे चल के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का स्टडी हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीन नए पार्टिकल्स का स्टडी हुआ। अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, तो ये सभी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के आधार पर एटॉमिक पार्टिकल्स का स्टडी किया। एटम्स के जनरली दो पार्ट होते हैं। एटम्स का सेकेंड आइडिया जे थॉम्सन साहब ने दिया था। जे थॉम्सन और जे थॉम्सन के बाद जो सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया था वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया गया था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड और उन्हीं के नाम से उसका नाम रखा गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। उसके बाद आए गोर्स साहब, तो गोर्स एटॉमिक मॉडल आया। तो इस तरह से जो बेसिक स्टडी ऑफ हुआ एटम्स का, और वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर कुछ जुड़ता चला गया, कुछ ऐड होता गया, कुछ सब्सट्रैक्ट होता गया। जैसे हम बोले कि सर जे थॉम्सन साहब ने जो बताया उसमें से क्या चीज़ें जो है आज भी यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बताया था निगेटिव चार्ज पार्टिकल। इससे पहले निगेटिव चार्ज पार्टिकल का किसी ने स्टडी नहीं किया था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने बताया कि जो भी एटम्स होता है दैट इज स्फेरिकल शेप, आज भी एटम्स स्फेरिकल शेप में ही काउंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये उनका अचीवमेंट था और ये आज भी यूज होता है। सेकेंड जो मॉडल आया वो रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। 1911 में उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस में उन्होंने ये बताया कि कोई भी एटम्स जो होता है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस के बाद जो कंबाइंड्स हुआ,
न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया। अब यहाँ से जो स्टडी आया, उन्होंने गौर साहब ने ऑर्बिट्स के बारे में बताया। तो इसको कंबाइंड करके और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो रफ आइडिया था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में ये है कि एटम्स का दो पार्ट होता है। एक होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और अनदर पार्ट होता है जिसको ऑर्बिट कहा गया। क्या कहा गया? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है, दिस इज द ऑर्बिट। इसको ऑर्बिट कहा गया और इसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है? ये सबसे फर्स्ट ऑर्बिट्स का जो स्ट्रक्चर था वो बोस साहब ने बताया। ऑर्बिट्स का नाम उन्होंने रखा। उन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। उन्होंने ये चीज़ें बताया था, फिक्स्ड ऑर्बिट। उसका उन्होंने नाम रखा KLMN। लाइक न्यूक्लियस क्या होता है? जिसके अंदर इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर था, देखो गौर साहब ने जो बताया था वो बताया कि ये जो ऑर्बिट होता है स्टेबल होता है। मतलब उन्होंने गोर्स मॉडल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट गोर्स मॉडल ऑफ एटम्स का स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फर्स्ट क्या बताया कि ऑर्बिट को डिफाइन किया, ऑर्बिट्स डिफाइन किया। सेकंड, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट आर कांस्टेंट, न घटेगा न बढ़ेगा। अब इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन्स का अब थर्ड बताया कि इलेक्ट्रॉन्स गोज टू गोज टू वन ऑर्बिट टू वन ऑर्बिट टू another orbit, then it electron, then atoms gain and loss of energy और लॉस ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी लॉस करेगा, आगे हम लोग देखेंगे ये एनर्जी लेवल। मतलब ये जो भी था आइडिया वो एनर्जी के बारे में दिया गया। अच्छा, एटम्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है जिसको Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an atom is called atomic number। now यहाँ से अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये फिक्स्ड होता है, ये होता है सभी में। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि किसी भी एटम्स के पास
जेड क्रोटॉन है तो उसके पास जेड ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन अगर हम सोडियम आयंस की बात करें तो सोडियम आयंस के पास क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या 11 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा। तो क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा? नहीं। अब इस कंडीशन में ये आयंस कहलाएगा, ये सोडियम आयंस कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं Na, तो ये प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। सेकेंड जो क्वांटिटी होता है वो मास नंबर हम लोग करते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन and number of electron, number of neutron present in nucleus, present in nucleus is called mass number. Now किसी भी इसको ए से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। नाउ अगर हम किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंट करें, एलिमेंट इज दिस एक्स जेड ए, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज रिप्रेजेंट, दिस इज रिप्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ atom present in an electron, present arrangement of electron present in an atom is called electronic configuration. Electronic configuration. अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, बोस साहब ने, बोस रूल्स उन्होंने इसके लिए बताया। रूल्स ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n²। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहा, अब इसके हिसाब से एन की वैल्यू 1 के ऑर्बिट के अंदर होता है, एन इक्वल टू 2 एल, एन इक्वल टू 3 एल एम, एन इक्वल टू 4 एन। तो इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का हिसाब लगाएं, 2n²। यहाँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर
9 2 जा 18, 2 into 4 का स्क्वायर 32, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी आप नेक्स्ट स्टडी हम लोग करेंगे, फिलहाल ये याद रखते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। सेकेंड रूल ये कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electron in outermost orbit, most orbit cannot greater than, not greater than 15, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, थर्ड रूल ये कहता है द आउटर मोस्ट, द इलेक्ट्रॉन इन an orbit goes to that before all orbit completely filled, orbit completely filled। नाउ अगर हम देखें किसी ऑर्बिट का यहाँ स्ट्रक्चर एटम्स कितना आएगा, दिस इज द सोडियम En, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा अगर हम ये कहें कि अगर के ऑर्बिट्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक एक करके हम लोग लिखेंगे रूल के हिसाब से। एटॉमिक नंबर और एटम्स लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पाँच मिनट समय लगेगा, कैलकुलेशन करना है तो दिखाना पड़ेगा। ALNN हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर 1 हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, सेकेंड का लिए हीलियम, थर्ड के लिए लिथियम, फोर्थ के लिए बेरिलियम, फिफ्थ के लिए बोरॉन, सिक्स के लिए कार्बन, 8 7 के लिए कार्बन, 6 7 8 कार्बन, नाइट्रोजन 7 8 8 के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 9 नियॉन, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन
19 के लिए नियॉन, 11 के लिए सोडियम, 12 के लिए मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 19 and 20, पोटेशियम एंड कैल्शियम। नाउ अगर हम के, एल, एम और एन काउंट करते हैं तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 2 1, यहाँ से आएगा 2 2, यहाँ से आएगा 2 3, 2 4, 2 5, 2 5, यहाँ से आएगा 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 30, 2 सॉरी 2 8, 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8 and 2 8 9, 2 8 1, 2 8 8 2। नाउ यहाँ हमारा कुछ आइडिया है, उसको याद रखना है। ये हमारा सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसको भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। इसमें रीज़न क्या है, कैसे कैलकुलेशन करना है? देखो, अब यहाँ पर हमसे बोला गया कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अगर तो के पास 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, और इसने कहा है कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तक जाएगा जब उससे पहले वाले सारे ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो। नाउ थर्ड रूल कहता है कि उसके अंदर 8 से ज़्यादा, किसी भी ऑर्बिट के अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, याद रखना है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का रूल है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, हाँ, अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट ऑर्बिट में, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें हम लोग वैलेंस और वैलेंसी देखते हैं। वैलेंस और वैलेंसी। अब देखो, यहाँ पर 8 है, यहाँ 1 है, तो इसने कहा कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट्स का सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट होता है जिसका नाम है s
टी एक्स। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी होता है 2, 6, 10 एंड 14। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है। अगर इन केस यहाँ से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जाता है तो यहाँ से इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हम आपको बताएंगे कैसे क्यों करते हैं। देखो, जो यहाँ एस की डी एक है उसके हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है। अगर आपके पास यहाँ के ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, एम ऑर्बिट है और एन ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू क्या है? ऑर्बिट नंबर क्या है? ए ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। नाउ इस ऑर्बिट के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है? कैपेसिटी है 2, इसके पास है 8, इसके पास है 18 और इसके पास है 32। इस इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इसमें से जो इसके लिए सब ऑर्बिट की रिक्वायरमेंट है और मैं सब ऑर्बिट लिख रहा हूँ। यहाँ सब ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन एक सब ऑर्बिट में रहेगा। आप ऐसे सोच के देखो कि एक घर है, उस घर हाउस है, उस हाउस के अंदर फ्लैट बाई फ्लैट या उस फ्लैट के अंदर कंकाट होगा, जो बेडरूम होगा, किचन होगा, डाइनिंग हॉल होगा, इस तरह से उसके अंदर। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक ही सब ऑर्बिट में रहेंगे एस। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है एल का, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, लाइक ये एस और ये पी। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसके पास ये 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ रहेगा और 2 बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो की में रहेगा। अगर हम बात करें कि इसके जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी डिवाइड होंगे, कैसे? ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ट्रांसफ़र एस की डी, यानी 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो एस के पास जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स की के पास जाएगा, बाकी के जो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल कंबाइंड होकर के 18 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, लाइक ये है एस टी टी एफ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा एंड यहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखो यहाँ ये n इक्वल टू 1 है ना? तो n इक्वल टू 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले ये एस इसमें भी है, फर्स्ट ऑर्बिट में भी एस है, सेकेंड ऑर्बिट में भी एस है, थर्ड ऑर्बिट में भी एस है और फोर्थ ऑर्बिट में भी एस है। तो यहाँ n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू 4 होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको हम लोग लिखेंगे 1s लिखा जाएगा, इसको 2s 2 की लिखा जाएगा, इसको 3s 3 की एंड 3d लिखा जाएगा, 4s 4 की 4d एंड 4f लिखा जाएगा, 4f लिखा जाएगा। एंड नाउ इस
सबसे पहले रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो हमारा 1s के अंदर जाएगा, चला गया। अब बाकी ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो 2s में जाएगा। 2s के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 की में जाएगा। 3s के बाद बचा तो 2 की के बाद 3s में, 3s के बाद 3 की में जाएगा। 3 की के बाद जाना चाहिए था 3d में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसने कहा कि 3 की में इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, 3 की के बाद कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा। और 4s कंप्लीटली फिल्ड होगा तब 3d में जाएगा, तब 3d में जाएगा। ये याद रखना, यहीं पर वेरिएशन होता है। और 3d के बाद 4 की में जाएगा, ये रूल है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी एटम्स के पास मान लो यहाँ 20 है, तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 20 के बाद कितना देखो, 1s2, 2s2, 2 की 6, 3s2, 3 की 6, 4s2। अब 4s2 के बाद 3d में जाएगा, लेकिन क्योंकि इसके पास यहाँ पर 1s2, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 8 और ये 20 हो गया। अब 3d के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अगर मान लो किसी के पास 21 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी के पास 22 इलेक्ट्रॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो उस कंडीशन में 3d के अंदर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गढ़ेगा, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गढ़ेगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ लिखते हो 20 का, 20 अगर है 20 तो लिखा जाएगा 2882। लेकिन अगर 21 होगा तो 288, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो बाकी के 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अब ऐड होगा। क्यों? क्योंकि अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं रहा। देखो ये कन्फर्म रूल कहता है, थर्ड रूल, कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं है तो उसकी संख्या कितनी की हो सकती है, तब उसमें रूल अप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट किया 4 सब ऑर्बिट में, तो अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं रहा। और अगर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट नहीं रहा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगा, कहाँ कहाँ से बढ़ेगा, यानी 8 9 टू 10 तक अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तब क्योंकि ये क्या है, K है, L है, M है और N है, तो M का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन का है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक इसके अंदर आप पुट कर सकते हो। और लेकिन इसमें उससे पहले 4s के पास इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये रूल है कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट तो कैसे जाएगा, 1s के अंदर जाएगा, 2s 2 की, 3s 3 की, 4s 4 की, एंड उसके बाद 4 की, एंड नाउ ऐसे इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा लो एनर्जी होता है, लो एनर्जी लेवल होगा और ये हाई एनर्जी लेवल होगा, हाई एनर्जी लेवल होगा, यानी एनर्जी इंक्रीज होता जा रहा है। तो कोई भी एटम्स अगर ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, मतलब अगर हम देखें कि ये एटम्स है, ये हमारा ऑर्बिट है और यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये हमारा आउटर मोस्ट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जंप करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जंप करता है, मान लो कि 2s से जंप करके 3 की में जा रहा है, तो उस कंडीशन में यह एटम्स जो है टोटली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, बाहर से एनर्जी गेन करेगा। और तब इलेक्ट्रॉन
coming out from the come out from atom, come out from atom। लेकिन अगर कोई एटम्स बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि पहले से वो 4s में था, अब जंप करके कहाँ जा रहा है, 2p में जा रहा है, तो उस कंडीशन में वह क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का जो कि जंप कर रहा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम है, तो उस कंडीशन में जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये इस कंडीशन में एनर्जी इलेक्ट्रॉन एटम्स रिलीज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी किस खोंगे होगा, वेव के खोंगे होगा, है ना। क्योंकि यहाँ आप किसी को एनर्जी देना है तो क्या करते हो, हीट करते हो ना सीधे, या तो हम उसको हीट कर दिए या उसके चारों तरफ आग जला दिए तो वो हीट हो जाएगा, फिर उससे इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेगा। आप देखते होंगे कि जैसे ही आप आयरन को हीट करते हो तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है ना। इस तरह से कर कुछ कभी कभी देखना कि यहाँ पर स्पार्क होता है उसके सरफेस के ऊपर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना निकलने के लिए बेचैन हो रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन जो आकर वाले लेयर पर है उससे टकरा करके स्पार्क होगा। तो दैट इज़ एनर्जी को, एनर्जी जो है वो हीट के खोंगे निकलेगा या लाइट के फॉर्म में निकलेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा एच न्यू के इक्वल होगा, एच न्यू के इक्वल होगा। दैट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें लास्ट हम लोग करते हैं वैलेंस और वैलेंसी, ये हमारा कर लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैलेंस एंड वैलेंसी, वैलेंस एंड वैलेंसी। अच्छा, वैलेंस क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में the outermost orbit, the outermost orbit electron, most orbit electron is called valence electron, valence इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी का क्या मतलब है, देखो जो भी स्ट्रक्चर होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वैलेंसी का मैं लॉजिकली मीनिंग्स बता रहा हूँ। एन एटम्स गेन एंड लॉस, एन एटम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और attained the nearest stable confidence, attained the nearest stable electronic configuration that is called वैलेंसी। इसको क्या कहा जाता है, वैलेंसी। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी एटम अपने नियरेस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है और अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये आपका 9th क्लास के बुक में लिखा हुआ है, कंबाइनिंग कैपेसिटी of atom is called valency। now अगर हम देखें कि यहाँ नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन का नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हीलियम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा तो इसके पास गेनिंग कैपेसिटी है, गेन करने के बाद यानी निगेटिव फॉर्मेशन की कैपेसिटी है, तो इसकी वैलेंसी 1 माना जाएगा, -1, इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगा। अब ये है लिथियम, लिथियम के पास 2 है ऑप्शन, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करे।
अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये हीलियम की तरफ वैलेंसी +2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी +3 हो जाएगा, इसका वैलेंसी ±4 हो जाएगा, कर भी सकता है। इसका वैलेंसी -3। अब देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबल करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, गेन करेगा तो ये किसके तरह का हो जाएगा, नियॉन के तरह का हो जाएगा। और नियॉन जैसे ही कंप्लीट करेगा या लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इसके लिए टफ होगा, उससे इजी है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसकी वैलेंसी -3 -2 और -1। नाउ स्टेरल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये 0 वैलेंसी हो जाएगा, इसका +1 +2 +3 ±4 -3 -2 -1 0। नाउ इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +1 एंड +2 जो भी वैलेंसी है। एक और चीज़, ऑल द मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट because its valency +1. Now all the metal that electronegative element because it's non-metal that electronegative element because it valency is positive। अब हमने कोशिश किया है कि आप से सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। हमने रफ आइडिया आपको बताया है कहाँ से कहाँ कौन सा पार्ट होता है जो ट्रिकी होता है इसमें। तो बेस्ट ऑफ लक।